हाय, मैं हूं संदीप। वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। वैसे तो जीएसटी में बहुत सारे टैक्स रेट हैं, बट इनमें से कई टैक्स रेट आपने सुने नहीं होंगे। तो आज हर एक टैक्स रेट को गहराई से समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर किसी भी आइटम का टैक्स रेट पता करना है तो कैसे हम आसानी से पता कर सकते हैं। ये है लेक्चर नंबर 6 एडवांस जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स का। इस कोर्स के सभी वीडियो लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल होते हैं। तो अगर अभी तक आपने चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं और ये सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं और 6 महीने के लिए हर वीकेंड में संडे के दिन लाइव क्लास में हिस्सा लेकर अपने जीएसटी से रिलेटेड किसी भी डाउट को सॉल्व करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और वन टाइम 499 रुपये की फ़ी पे करनी है रजिस्ट्रेशन के वक्त। इसका लिंक रजिस्ट्रेशन का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस कोर्स और पेमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। तो जीएसटी में जो सबसे पहला रेट है, जिसे हम 0% या निल रेट कहते हैं, लेकिन कई बार इसे लोग कंफ्यूज कर देते हैं जीरो रेटेड से। जब हम कहते हैं 0% और जीरो रेटेड, तो इसका मतलब सेम नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे अलग हैं इसको समझते हैं। जब हम बात करते हैं जीरो रेटेड की, इसका मतलब हम उन गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब जब गुड्स या सर्विसेज इंडिया का रजिस्टर्ड पर्सन किसी फॉरेन के पर्सन को देता है। जब इंडिया से गुड्स फॉरेन में जाते हैं तब हम उसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहते हैं। जब एक्सपोर्ट के चैप्टर पे आएंगे तो बहुत डिटेल में तो इसको कवर करेंगे ही। फिलहाल बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। एक्सपोर्ट में परचेज के टाइम पे भी और सेल के टाइम पे भी हमें कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी बियर नहीं करनी पड़ती, इसीलिए एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड। लेकिन निल रेट में ये होता है, सप्लाई जब हम करेंगे, जब हम सेल करेंगे, तब तो हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन परचेज अगर हमने किया था और परचेज के टाइम पे हमने कुछ सर्विसेज ली थी या फिर कुछ ऐसे गुड्स लिए थे जो उस टाइम पे टैक्सेबल थे, बाद में निल रेटेड हो गए, तो परचेज के टाइम पे जो भी हमने जीएसटी पे किया था उसका बेनिफिट हम नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, जो जीएसटी है वो हम अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही इंक्लूड कर देते हैं। यह है कॉन्सेप्ट निल रेटेड और जीरो रेटेड का। तो शेड्यूल 1 के अंदर हमें बता रखा है कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर निल रेट एप्लीकेबल होगा, यानी कि जीरो रेट एप्लीकेबल होगा। तो जनरली जितने भी लाइव एनिमल्स को हम खरीदते हैं, बेचते हैं, उसके ऊपर निल रेट एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर लाइव हॉर्सेस की डील करेंगे हम, तो उस पर 12% की कैटेगरी में रखा गया। बाकी लाइव फिश है या कोई भी लाइव एनिमल है, या बर्ड्स अगर आप बेच रहे हैं, अगर आप कोई डॉग आप बेच रहे हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो निल रेट के अंदर में आते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद 0.25% का जो ये टैक्स रेट है, ये तब एप्लीकेबल होता है कि जब कोई भी प्रीशियस स्टोन आप खरीदते हैं, बेचते हैं, या फिर अगर आप डायमंड्स में डील कर रहे हैं, तो 0.25% का रेट आता है। 3% आता है बाकी डायमंड रिलेटेड आइटम जो 0.25% के अंदर कवर नहीं है। गोल्ड में आप डील कर रहे हैं, तो ये सारे आइटम्स ज्वेलरी के 3% की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो 5% का स्लैब रेट है, ये ज़्यादातर वो चीज़ें कवर करता है जो हमारे डेली एक्टिविटीज़, हाउस होल्ड में कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जैसे कॉफ़ी है, जैसे टी है, कोल है, स्वीट्स मिठाइयाँ आप खरीदते हैं, शुगर है, ऑयल है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है जो घर में खाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो सारी चीज़ें 5% के अंदर कवर होती हैं। 12% में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड होता है जो कि आपको आसानी से आप खा सकते हैं, वो आपको 12% के अंदर टैक्स रेट अप्लाई होता है। 18% में आ जाता है आपका हेयर ऑयल, जो कि शेड्यूल 6 के अंदर कवर है, या फिर टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, और हैंड सैनिटाइज़र भी आप देखेंगे तो वो भी 18% की कैटेगरी में, हैंड वॉश 18% की कैटेगरी में, और वेंटिलेटर जो इतना एसेंशियल आइटम है आज की डेट में, वो शेड्यूल 5 के अंदर 12% की कैटेगरी में आता है। और शेड्यूल 4 में
जो 5% का जितने भी पीपीई किट्स हैं, मास्क हैं, वो ज़्यादातर 5% की कैटेगरी में आते हैं। और 28% तो लग्जरी आइटम्स के ऊपर है, जो कार के ऊपर एप्लीकेबल होता है। टोबैको, सिगरेट्स जिन्हें हम डीमेरिट गुड्स कहते हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इनके ऊपर भी 28% का रेट एप्लीकेबल होता है। ये रही बात गुड्स की। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो कुछ सर्विसेज को स्पेसिफाई किया गया है नील रेट में, और 5% में, 12% में, 18 में, 28 में, लेकिन जिन्हें कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है वो अप्लाई होती हैं 18% में। जो कहीं भी सर्विस को डिफाइन नहीं है वो 18% के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट टैक्सेबल होगी। तो नील रेट में ज़्यादातर जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो नील रेट के अंदर आती हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो 18% के अंदर कवर है। अगर कोई होटल है या गेस्ट हाउस है जहाँ पर जिसका प्राइस एकोमोडेशन का 1000 रुपीज़ से कम है पर डे का, तो वो भी नील रेट के अंदर आती हैं वो सर्विसेज। कुछ ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज नील रेट के अंदर है, लेकिन वहीं कुछ ट्रांसपोर्टेशन जो गुड्स से रिलेटेड होता है वो आपका 5% की कैटेगरी के अंदर आती हैं। इसके अलावा 12% की कैटेगरी में कई सारे होटल्स हैं जिनका प्राइस 1000 पर डे से ज़्यादा है, वो आते हैं। और 18% में तो ज़्यादातर सर्विसेज आ गई, फाइनेंशियल सर्विसेज आ गई, कंसल्टेंसी आ गई, प्रोफेशनल सर्विसेज जो भी ज़्यादातर है वो सब 18% के अंदर ही कवर होती हैं। इसके अलावा जो कि 28% है 5 स्टार होटल की सर्विसेज हैं, तो वो 28% के अंदर आएगी। कोई एंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं, एम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, कोई स्पोर्टिंग इवेंट है, रेस कोर्स है, ये सारी गैम्बलिंग हो गई, ये सारी सर्विसेज लग्जरी सर्विसेज हैं, इसलिए इन्हें 28% के स्लैब रेट में रखा गया है। अगर हमें टैक्स रेट आसानी से पता करना है तो आपको इस वेबसाइट पे आना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप टैक्स रेट दो तरीके से पता कर सकते हैं। जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसे हम HSN कहते हैं। HSN में चैप्टर 98 चैप्टर तक 1 से लेके 98 तक गुड्स को डिफाइन किया गया है, और चैप्टर नंबर 99 के अंदर सर्विसेज आती हैं। अगर आपको अपने गुड का HSN कोड पता है, अब HSN कैसे पता करना है, HSN के बारे में पूरी डिटेल तो हम तब समझेंगे जब इन्वॉइसिंग वाले चैप्टर पे आएंगे, और इन्वॉइस कैसे बनाना है उसके अंदर HSN को पूरे अच्छे से कवर करेंगे। अगर HSN पता है तो यहाँ पर डाल के आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे पता है 9405 LED से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका HSN ये है, तो मैं इसको सर्च कर देता हूँ। अगर मैं इसको सर्च कर दूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि LED से रिलेटेड जैसे कैरोसिन प्रेशर की लालटेन है तो उसके ऊपर 5% का GST है। वही चिमनी पे आप देखेंगे 12% है। LED लाइट्स यहाँ पर आ गई, उसके ऊपर 12 है। लैम्प्स एंड लाइटिंग फिटिंग्स के ऊपर 18% है। अगर आपको HSN नहीं पता तो आपने गुड्स को यहाँ डिस्क्राइब कर दीजिए। अगर आपको LED सर्च करना है तो हम यहाँ पर LED से रिलेटेड लाइटिंग हो गया या पाइप्स हो गए, जो भी आपका आइटम है, ये मोबाइल फ़ोन से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और आपको टैक्स रेट पता चल जाएगा। अब बात करते हैं ये स्पेशल टैक्स रेट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो टैक्स रेट हमारे सामने है वो 0.1% है। ये कब एप्लीकेबल होता है? ये जब अगर कोई आइटम परचेज किया जा रहा है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट के लिए अगर आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो इस टैक्स रेट का बेनिफिट ले सकते हैं। क्या बेनिफिट है उसको समझते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट में होता क्या है जनरली, जैसे हमने बात की है, एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड। अल्टीमेटली एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आज हम मान लेते हैं 1 जून 2020 और आप 30 जून को आपको कोई आइटम एक्सपोर्ट करना है। अब आप उस एक्सपोर्ट करने के लिए आप आइटम पहले खरीदेंगे, तो आप 1 जून को परचेज करते हैं। अब आप परचेज करेंगे, मान लेते हैं आप एयर कंडीशनर परचेज कर रहे हैं जिसे आप 30 जून को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब एयर कंडीशनर एक्सपोर्ट करना है तो खरीदना पड़ेगा, तो उसके ऊपर परचेज के टाइम पर 28% टैक्स एप्लीकेबल है। अब आप खरीद तो डोमेस्टिक मार्केट में रहे हैं, तो जब आप डोमेस्टिक मार्केट में खरीद रहे हैं, ये जो सप्लाई होगी ये तो एक्सपोर्ट के दायरे में नहीं आती है फिलहाल, क्योंकि अभी तो आपने एक्सपोर्ट किया ही नहीं है।
तो यहाँ पर आपको 28% टैक्स पे करना पड़ जाएगा। लेकिन जब आप इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, फिर बाद में आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे और फिर बाद में आप इसको रिफंड के तौर पे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान बहुत टाइम लग जाता है और इस टाइम के लिए आपका ये जो 28% जितना भी आपका पैसा है ये तो ब्लॉक हो जाएगा। अब ये जो पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा तो आपके बिजनेस को नुकसान होगा, एक्सपोर्टर्स को। इसके लिए उन्हें कहा गया कि अगर आप चाहें तो आप कंसेशनल टैक्स रेट अप्लाई कर सकते हैं। तो होगा क्या, कोई भी टैक्स आइटम हो, चाहे वो 28% वाला हो, चाहे 5%, चाहे 3, चाहे 12 या 18, डज नॉट मैटर। आप चाहें तो आप सिर्फ 0.1% टैक्स पे करिए परचेज के टाइम पे। आपने एसी परचेज किया एक्सपोर्ट के लिए, आप सिर्फ 0.1% टैक्स पे करिए। लेकिन कंडीशन क्या है, कुछ कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नंबर 1 कि जो भी आप ये आइटम परचेज कर रहे हैं, आप 90 डेज के अंदर आप इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। अगर 90 डेज के अंदर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया तो आपको पूरा जिस पे ओरिजिनल टैक्स रेट जो कि 28% था वो आपको पे करना पड़ेगा। तो 90 डेज के अंदर हमें एक्सपोर्ट कर देना है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी पर्सन एक्सपोर्ट करना चाहता है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। हर इंडस्ट्री की, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे आयरन एंड स्टील हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर इंडस्ट्री की अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनी हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तरफ से ऑथराइज्ड हैं। तो अगर कोई एक्सपोर्टर इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर्ड है तो ही वो इसका बेनिफिट उठा सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि ये जो भी आप आइटम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं ये आपने खरीदा। अब खरीद के आप इसे सिर्फ 2 ही जगह रख सकते हैं, या तो आप इसे खरीद के डायरेक्ट जो कि कस्टम का पोर्ट होता है वहाँ पर भिजवा दीजिए। अगर आप शिप से भिजवा रहे हैं तो वहाँ पर पोर्ट पे, एयरपोर्ट से भिजवा रहे हैं तो वहाँ पर, या लैंड से भिजवा रहे हैं तो लैंड कस्टम स्टेशन होते हैं कस्टम पोर्ट के, वहाँ भिजवा दीजिए। या फिर कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से कई सारे वेयर हाउस हैं जो कस्टम डिपार्टमेंट ने ऑथराइज कर रखे हैं, रजिस्टर्ड कर रखे हैं, या तो आप वहाँ भिजवा दीजिए। दोनों में से एक जगह आपको वो सामान, अगर आप तुरंत एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट खरीदेंगे, कस्टम पोर्ट भिजवाएंगे, वहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। अगर आप कुछ दिन के बाद एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड वेयर हाउस में ही आपको वो सामान रखवाना पड़ेगा, अपने गोडाउन में, अपनी फैक्ट्री में नहीं रख सकते। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई आप करते हैं तो एक्सपोर्टर्स 0.1% टैक्स रेट पे आइटम परचेज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। तो निल रेट हमने समझ लिया, 0.1% समझ लिया, 0.25 हमने पहले ही कवर कर लिया था जो कि प्रीशियस स्टोन है, डायमंड है, उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अभी 1% कब एप्लीकेबल होता है? ठीक है, जीएसटी में कुछ स्पेशल टाइप के सप्लायर्स हैं जिन्हें हम कंपोजिशन डीलर्स कहते हैं, जिन्हें हम कंपोजिशन डीलर्स कहते हैं, जो कि सेक्शन 10 जब हम पढ़ेंगे सीजीएसटी एक्ट का तो बहुत डिटेल में इसको कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर कोई कंपोजिशन डीलर है तो उसे परचेज के टाइम पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर वो कोई आइटम परचेज करता है, मान लेते हैं एयर कंडीशनर का ही एग्जांपल लेते हैं, एसी वो परचेज करता है 28% पे, तो 28% का उसने एसी परचेज किया है तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा। जब भी वो सेल करेगा, जब वो सेल करेगा, डज नॉट मैटर कि कौन सा आइटम है, उसे 1% टैक्स पे करना होगा और 1% टैक्स पे करके उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये कंपोजिशन डीलर के केस में एप्लीकेबल होता है। अब ऐसे में उसे 28% का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, तो वो पर्सन क्या करेगा, इस 28% को अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर देगा। अब लेट्स से कि जो एयर कंडीशनर है वो 20,000 का था और उस पर 28% टैक्स एप्लीकेबल था। मान लेते हैं 25,600 रुपये का उसने टोटल एयर कंडीशनर खरीदा। तो नॉर्मल अगर टैक्स पेयर होता तो वो क्या करता, इस टैक्स अमाउंट को तो बेनिफिट ले लेता और एसी का प्राइस है 20,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर कंपोजिशन डीलर इस पूरे के पूरे अमाउंट को अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करेगा, और क्योंकि वो अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करेगा और इस पर अपना प्रॉफिट जोड़ देगा,
मान लेते हैं इस पर वो अपना प्रॉफिट जोड़ देता है 4,400 रुपये और इसे बेच देता है 30,000 रुपये के ऊपर। तो 30,000 रुपये पे उसने सेल किया है, तो 30,000 का 1% उसे गवर्नमेंट को एज अ जीएसटी पे करना होगा। तो ये कंपोजिशन डीलर के केस में 1% का टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। 1.5% का जो है रेट है और 7.5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है। जितनी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग हैं, रियल एस्टेट सप्लायर्स हैं, उनके केस में ये एप्लीकेबल होता है। तो इसमें कहा ये गया, देखिए जैसे हमें पता है कि हमने सेक्शन 7 कवर किया था जिसमें शेड्यूल 2 भी देखा था। जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप कोई अपार्टमेंट बेचते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद आप पूरा कंसिडरेशन पे करते हैं तो हम उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले अगर आपने कुछ भी अमाउंट ले लिया है तो उसे हम कंस्ट्रक्शन की सर्विस मानते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। अब इसमें अपार्टमेंट्स हैं, लेट्स से हम अपार्टमेंट्स का कंसिडरेशन हो रहा है। अब आप अपार्टमेंट्स भी दो तरीके के होंगे, एक को हम बोलेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग अपार्टमेंट्स, और एक आएंगे अदर्स की कैटेगरी में, या फिर अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, कमर्शियल शॉप है तो कमर्शियल पर्पस के लिए। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग कौन से वाले अपार्टमेंट्स होंगे, जिनका एरिया 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता मेट्रो सिटीज़ में, लेकिन बाकी जो शहर है वहाँ पर 90 स्क्वायर मीटर इसका एरिया मैक्सिमम हो सकता है। इसके अलावा जितने भी हाउसिंग होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी, शॉप्स होंगी या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट होगी तो वो अदर्स की कैटेगरी में। अब यहाँ पर क्या कहा गया, लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक अपार्टमेंट है 30 लाख का, ठीक है। ये 30 लाख का अपार्टमेंट ये बायर है, ये परचेज करते हैं सप्लायर से। अब 30 लाख का ये अपार्टमेंट परचेज कर रहे हैं तो 30 लाख उन्होंने जो कंसिडरेशन है वो पहले पे कर दिया था, तो पहले पे कर दिया था, इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। लेकिन क्या पूरे के पूरे 30 लाख के ऊपर कितना टैक्स रेट लगाएंगे, और क्या पूरे 30 लाख के ऊपर लगाएंगे या सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे लगाएंगे, क्योंकि 30 लाख का जो अपार्टमेंट है उसमें लैंड की कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और कंस्ट्रक्शन दोनों ही इन्वॉल्व है। तो लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसे तो हम गुड्स की कैटेगरी में काउंट करते नहीं है। अगर गुड्स की कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। तो रूल ये कहता है कि हम एज्यूम कर लेंगे, हम मान लेंगे कि जो 1/3 प्राइस है अपार्टमेंट का वो लैंड का कॉस्ट है और उसको हम माइनस कर देंगे। तो 30 लाख का 1/3 होता है 10 लाख, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हमें पता लग गया, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया 20 लाख। तो हमने मान लिया कि 20 लाख का हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अगर ये अफोर्डेबल हाउसिंग वाला केस है, इसमें 60 स्क्वायर मीटर और 90 स्क्वायर मीटर से छोटा होना चाहिए, और एक कंडीशन और है कि यहाँ पर जो भी अपार्टमेंट है उसका जो प्राइस है वो 45 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये अपर लिमिट है। तो यहाँ पर 30 लाख है और इसका एरिया भी 60 स्क्वायर मीटर के अंदर आता है, तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में आ गया। तो अब यहाँ पर रूल ये कहता है कि 1.5% टैक्स हम लगाएंगे इस कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट के ऊपर। तो 20 लाख के ऊपर हमें 1.5% टैक्स लगाना है, और ये लगाते हैं हम तो ये 30,000 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी बायर होगा उसे 30,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं उस केस में जहाँ पर ये अफोर्डेबल हाउसिंग का केस नहीं है, तो ऐसे में होगा क्या कि 7.5% का टैक्स रेट वहाँ पर एप्लीकेबल हो। मान लेते हैं कि ये जो कि प्राइस 30 लाख यहाँ पर भी था, लेकिन ये हाउस नहीं था, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, तो नॉन अफोर्डेबल में आ गया। तो यहाँ पर भी 1/3 जो होगा वो एज्यूम कर लिया जाएगा, और लैंड का प्राइस है, तो जो कंस्ट्रक्शन का प्राइस है वो 20 लाख आ गया, और 20 लाख का हमें 7.5% कैलकुलेट यहाँ पर करना है।
तो ये आ जाता है 1,50,000। तो इतना यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जीएसटी में आज सारे टैक्स रेट को समझा, स्पेशल टैक्स रेट्स के ऊपर समझा, और ये जो 1.5% और 7.5% जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता, ये हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है रियल एस्टेट से रिलेटेड, इसके कॉन्सेप्ट को भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। तो अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आने वाली वीडियो रिवर्स चार्ज के ऊपर होगी, और उसमें हम गहराई से समझेंगे कौन कौन से गुड्स, कौन कौन सी सर्विसेज उसके अंदर इंक्लूड करी गई है। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी है, आपको बेनिफिट मिलेगा आने वाले 6 महीने के लिए हर वीकेंड में लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करने का। तो आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करिए, सारी डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर करना ना भूलें।